अब हम सीखेंगे हमारे दूसरे सब टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ये जितने भी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि सबसे पहला हम बात कर रहे हैं परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये ऐसे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं जिसमें ये सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को भी बदल देते हैं। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स का। इसके अलावा हम बात करते हैं जो ऑस्मोसिस है, उसे भी ये ऑल्टर करने में मदद करते हैं, यानी जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है सेल सैप की, उसे मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इसी के साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी जो हम बात करते हैं रेस्पिरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसे भी कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो अब हम सीखेंगे बहुत सारे फॉर्म्स और फंक्शंस जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स को हमने मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में डिवाइड किया है। तो इनमें से सबसे पहले हम यहाँ पर सीखेंगे नाइट्रोजन के बारे में। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, तो नाइट्रोजन एक ऐसा एसेंशियल एलिमेंट है जो बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। जो नाइट्रोजन है वो एब्जॉर्ब किया जाता है या तो अमोनियम आयंस की फॉर्म में या नाइट्रेट आयंस की फॉर्म में सॉइल से। इसी के साथ साथ हम बात करें, बहुत सारे प्लांट्स नाइट्राइट की फॉर्म में भी इसे एब्जॉर्ब करते हैं। अगर हम बात करें नाइट्रोजन किस तरीके से मदद कर रहा है प्लांट में, तो नाइट्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। जो शूट और रूट एपिकल मेरिस्टेम है, जो आगे जाके ग्रो करके शूट और रूट में कन्वर्ट हो जाएंगी, उसमें नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी के साथ साथ हम बात करें, जो एटीपी है यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, उसके स्ट्रक्चर को बनाने में भी नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा हम बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट हार्मोन्स होते हैं जिसमें नाइट्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इन्हीं फंक्शंस के अलावा अगर हम और फंक्शंस देखें, तो नाइट्रोजन विटामिन्स बनाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एक विटामिन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं इसके स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। इसके अलावा हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स की, जैसे कि डीएनए और आरएनए, उसमें नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और लास्ट में हम बात करते हैं प्रोटीन्स की, जिनका स्ट्रक्चर जो होता है वो मेनली नाइट्रोजन के बैकबोन से बना होता है। यानी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जिसका हम इंटरनली देखें किस तरीके से एटम्स अरेंज्ड हैं, तो उसमें नाइट्रोजन आपको सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगा। तो इतने सारे फंक्शंस जानने के बाद अब आपको समझ आ गया होगा कि नाइट्रोजन क्यों एक बहुत एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट है प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। सीखेंगे हमारे दूसरे मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में, जिसका नाम है फॉस्फोरस। अगर हम फॉस्फोरस के बारे में जानें, तो फॉस्फोरस एब्जॉर्ब किया जाता है फॉस्फेट आयंस की फॉर्म में। फॉस्फेट आयंस जैसे कि H2PO4- या HPO4 2-। तो जो फॉस्फोरस है वो फॉस्फेट आयंस की फॉर्म में सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। इसके बाद अगर हम फॉस्फोरस की बात करें, तो ये एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सेल मेम्ब्रेन्स का। जैसे कि हम बोलते हैं, जो सेल है वो एक बेसिक यूनिट है, उसके स्ट्रक्चर को अगर आप याद करें, तो उसमें एक आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो उसका जो मेजर कंपोनेंट होता है वो होता है फॉस्फोरस। अगर हम इसका केमिकल स्ट्रक्चर अच्छे से देखें, तो ऊपर वाला पार्ट होता है हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप, जो यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, और नीचे जो आपको टेल दिख रही है वो है हाइड्रोफोबिक टेल ग्रुप। इसे देख के आपको बहुत अच्छे से याद आ गया होगा कि जो फॉस्फोलिपिड होता है उसमें एक हाइड्रोफिलिक हेड यानी वाटर लविंग ग्रुप होता है, और नीचे जो टेल होती है वो होती है हाइड्रोफोबिक यानी वाटर हेटिंग। तो इसी फॉस्फोलिपिड को जो हमने यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन में हाईलाइट किया है, इसका केमिकल स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे देखा, जिसमें आप देख पा रहे हैं फॉस्फोरस प्रेजेंट है। इसके अलावा इसी स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पर और अच्छे से अगर हाईलाइट किया, तो उसमें हमें पता चला ऊपर वाला ये रीजन हाइड्रोफिलिक हेड और नीचे वाली जो टेल्स हैं वो है हाइड्रोफोबिक टेल्स। इसी के साथ साथ हम बोलते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, जैसे कि डीएनए और आरएनए, इन न्यूक्लिक एसिड्स का भी एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट फॉस्फोरस होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं किस तरीके से ऊपर एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता जा रहा है, और इसमें मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट आपको क्या दिख रहा है, इसमें जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है हमारा फॉस्फोरस।
इसी के साथ साथ जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और हम बात करें जो फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस होती हैं, उसमें भी फॉस्फोरस एक मेजर कंपोनेंट का काम करता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो न्यूक्लियोटाइड आप देख पा रहे हैं, इसमें किस तरीके से फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है इन बाकी सारे कंपोनेंट से। इसी के साथ साथ जो फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि हमें एक कंपोनेंट में फॉस्फेट ऐड करना होता है एटीपी को हाइड्रोलिसिस से, यानी एटीपी को तोड़कर। तो हम यहाँ पे एटीपी यूज़ करते हैं, उससे बनाते हैं एडीपी, और जो एक फॉस्फेट होता है वो यहाँ पर अटैच हो जाता है। इसके बाद हम सीखेंगे हमारे तीसरे मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में, जिसका नाम है पोटेशियम। अगर हम पोटेशियम के बारे में जानें तो पोटेशियम एब्जॉर्ब किया जाता है पोटेशियम आयंस की फॉर्म में, जैसे कि K+ आयंस। अगर हम इसके इम्पॉर्टेंट रोल की बात करें तो जो पोटेशियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेरिस्टेम्स में, यानी ओवरऑल शूट और रूट डेवलपमेंट में। इसी के साथ साथ जो लीफ बर्ड्स होते हैं उनमें भी ये मदद करता है। जो लीव्स हैं उनके भी ग्रोथ और डेवलपमेंट को ये चेक करता है। और ओवरऑल अल्टीमेटली जो रूट टिप्स हैं उनको भी ये ग्रो करने में मदद करता है। इसी के साथ साथ हम बात करें जो एनाइन कैटाइन बैलेंस होता है जो सेल में मेंटेन होना चाहिए, ताकि एक होम्योस्टैटिक कंडीशन यानी एक बैलेंस बना रहे सेल के अंदर, उसमें भी पोटेशियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लोराइड आयंस के साथ। इसी के साथ साथ हम बात करें जो प्रोटीन सिंथेसिस का मैकेनिज्म है, जिसमें हम बात करते हैं किस तरीके से मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनता है, जैसा कि आपने पहले सीखा है, उसमें पोटेशियम आयन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन सभी के अलावा अगर हम और फंक्शंस को स्टडी करें तो हम बात करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है उसे पोटेशियम आयन कंट्रोल करता है, ताकि जो गार्ड सेल्स हैं वो टर्जिड हो जाएं या फ्लैसिड होकर स्टोमेटा को ओपन या क्लोज कर सकें। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं टर्जिडिटी ऑफ सेल के बारे में, उसमें भी पोटेशियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और लास्ट में हम बात करते हैं बहुत सारे एंजाइम्स के एक्टिवेशन के बारे में। बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो पोटेशियम आयन की मदद से ही एक्टिव होते हैं और फिर अपना काम आगे कंटिन्यू करते हैं।